वो सत्र जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। आलोक श्रीवास्तव जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार तालियों के साथ आप इनका स्वागत कीजिए। और आलोक जी, अगर मैंने आपका स्वागत आप ही के अंदाज में नहीं किया तो क्या किया? अगर आप इजाज़त दें तो आपके लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगी। जरूर। तो भावों के दीपक है, भाषा के उत्सव है, हर दिल की जुबां बन जाए ऐसे आलोक श्रीवास्तव हैं। शब्दों में शफकत हो, लहजे में रूह की रवानी हो, जिनकी कलम में मोहब्बत भी हो और सच्चाई की कहानी हो, वो है आलोक श्रीवास्तव। हर पंक्ति में चमक, हर मिसरे में गहराई है। कविता उनके लिए काम नहीं, एक इबादत सी आई है। बहुत शुक्रिया। तो आलोक जी, नहीं, अभी मेरा नंबर आना बाकी है। जी। सबसे पहले शुक्रिया एनडीटीवी का, शुक्रिया हमारे बहुत सारे पत्रकार साथियों का और मेरे सीनियर रहे राहुल भाई का। राहुल सर, अब तो मैं राहुल भाई बोल सकता हूँ सर, जिनसे सीधी बात आज तक के दौर में होती रही। मलिका, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये इतनी शायराना गुफ्तगू और तारीफ़ कर रही थी तो मेरा मन है कि मैं इनकी नज़र एक शेर कर दूं पहले कि बात करो तो लफ्ज़ों से भी खुशबू आती है, बात करो तो लफ्ज़ों से भी खुशबू आती है, लगता है इस लड़की को भी उर्दू आती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आलोक जी, आज हम इस मंच पर कला को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कला का उत्सव मना रहे हैं और आपको ईश्वर ने एक ऐसी कला से नवाजा है कि आप जब कविता कहते हैं तो वो रूह में उतर जाती है, मन में बस जाती है, जहन में कैद हो जाती है। एक ऐसी प्रभावशाली कविता लिखने के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, भावना या कल्पना? कहानी बहुत ज़रूरी है। हर कविता की एक कहानी होती है, उस कहानी में ही आपको संवेदना भी मिलती है, उस कहानी में ही आपको ज़िंदगी में अगर कोई कहानी नहीं है तो आप ये जान के चलिए कि कोई कविता भी नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई ज़िंदगी की ऐसी कहानी है, कोई ना कोई ज़िंदगी का ऐसा किस्सा है जो कविता में तब्दील होता है। कवि हर इंसान के अंदर होता है, उसको एक कहानी की ज़रूरत होती है और कहानी जो है वो अपने आप में अगर कोई संवेदना लेकर आती है, कोई स्मृति लेकर आती है, कोई याद लेकर आती है, तभी वो आपके दिल में जज्ब होती है, तभी आपकी स्मृति का हिस्सा बनती है, तभी वो आपके साथ साथ सफ़र करती है। अभी बहुत अच्छा एक गीत अमिताभ जी ने लिखा था कि क्या पता हम में है कहानी या कहानी में हम। तो मुझे लगता है कि सारी जो कविताएं हैं वो एक कहानी की तरह हैं, इसलिए मैं जब भी बात करता हूँ आलोकनामा में भी, अपने शो में भी, तो मैं कहता हूँ कि हर कविता की एक कहानी होती है, कहानी के बगैर कोई कविता नहीं होती। और उस कहानी से ही मुझे लगता है हर कोई जुड़ भी जाता है आसानी से। आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जहाँ पर अपनों के लिए समय नहीं मिल पाता या यूँ कहें खुद के लिए भी लोग वक्त नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन ऐसे समय में भी कविता रेलेवेंट बनी हुई है। अगर कोई कविता सुनते हैं तो मन को सुकून मिलता है, उसकी वजह आपको क्या लगती है? कविता हर दौर में रेलेवेंट रही है। गालिब को जब वजीफ़ा नहीं मिलता था तो गालिब कहते थे कि मुझ तक कब उनकी बज़्म में आता था दौरे जाम, साक़ी ने कुछ मिला न दिया हो शराब में। हम टीवी में काम करते थे, हमें अप्रेज़ल अच्छा नहीं मिलता था तो हम राहुल सर को टेक्स्ट कर देते थे कि मुझ तक कब उनकी बज़्म में आता था दौरे जाम, साक़ी ने कुछ मिला न दिया हो। एक सबसे बड़ी वजह जी, रिप्लाई में A+ मिल जाता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कविता जो है जिस समय में आप जी रहे हैं उस समय में अगर संवेदनाओं को, भावों को ज़रिया बनाने का कोई बहुत बड़ा माध्यम है जो एक कनेक्ट बनाती है, जो एक तारतम्यता स्थापित करती है, वो मुझे अपने पूरे उसमें कहना चाहिए कि जो हमारा पूरा अदब है उसमें जो सबसे मज़बूत सिन्फ़े सुख़न है, आर्ट ऑफ फॉर्म है, फॉर्म ऑफ आर्ट है, तो वो कविता है। और इसी वजह से आप देखिए कि सोशल मीडिया पर भी इन दिनों आपको कोई बात कहनी है तो आप किसी शायराना अंदाज में कहेंगी, किसी कविता में कहेंगी। कविता कहीं ना कहीं उस संवेदना को जोड़ती है और मनुष्यता के प्रति उसका एक तार
हमेशा जो है वो झंझनाता रहता है। और आलोक जी, गुस्ताखी माफ़, एक निजी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी जो एक आम धारणा से भी जुड़ा है। क्या एक अच्छा कवि और अच्छा शायर बनने के लिए दिल तोड़ना, दिल टूटना ज़रूरी है? इश्क अधूरा रहना ज़रूरी है? क्या अकेलापन ज़रूरी है? क्या आपका दिल कभी टूटा है? अगर दिल टूटा है तो ये इस बात का सबूत है कि सीने में दिल है। बिल्कुल। अच्छी बात थी ये, गहरी थी, कल समझ में आएगी। इस बेदिल दुनिया में जहाँ संवेदनाएं जो है ख़त्म होती जा रही हैं, समाप्त होती जा रही हैं। अभी आपसे पहले जब सेशन था तो हम स्त्री विमर्श पर बात कर रहे थे। जिस तरह से हम दुनिया को बदलते देख रहे हैं, उस तरह से अगर दुनिया में ऐसे लोग हैं जो आज भी संवेदना को तरजीह देते हैं, आज भी इमोशंस को तरजीह देते हैं, तो मुझे लगता है कि जब वो टूटते हैं तो कोई ना कोई कविता, और हमारे तो बुज़ुर्ग कह गए, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो कविता जो है वो वियोग या दर्द या गम या आपके साथ ज़िंदगी में हुए किसी हादसे का जब लेखा जोखा प्रस्तुत करती है, तो वो मुझे लगता है कि जो दुनिया में जितने संवेदनशील लोग हैं उन तक पहुंचती है। और ये भी बात सही है कि ज़रूरी नहीं है कि हर कविता टूटे हुए दिल से निकले। कभी कभी कुछ इंस्पिरेशनल पोइट्री भी होती है, पेट्रियाटिक पोइट्री भी होती है। हमारे वीर रस के कवियों ने बड़ी बड़ी कविताएं कही हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उनका दिल टूटा हो। हाँ, हो सकता है कि हमारे मुल्क के लिए, हमारे देश के लिए, हमारी धरती के लिए उनकी भावनाएं उस तरह की रही हों कि टूटे हुए दिल के बगैर भी उन्होंने इतिहास रचा हो। बिल्कुल, और जिनका दिल कभी नहीं टूटा है, मैं उन्हें खुशनसीब नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने हार्ट ब्रेक एक्सपीरियंस नहीं किया तो जीवन में कुछ तो अधूरा रह गया। और एक कवि के तौर पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जब आप कविता लिखने के लिए बैठते हैं तो क्या आप शब्दों को ढूंढते हैं या शब्द खुद आपकी कलम थाम लेते हैं? शब्द जो है वो मुझे लगता है कि आपका वो असासा है। शब्द आपकी वो तिजोरी है जिसके अंदर जितनी संपदा होगी शब्दों की। हम कहते हैं कि अगर हमारा एक्सप्रेशन, हमारे पास अगर मुकम्मल शब्द नहीं है तो हम अपनी बात नहीं कह सकते। तो मुझे लगता है कि जब आप शब्दों को साध लेते हैं तो इमोशंस अपने आप काबू में हो जाते हैं। आप देखिएगा कि जिस व्यक्ति के पास शब्द नहीं होते, वो अपने गुस्से को भी चंद बहुत ही हल्की फुल्की ज़बान में व्यक्त करता है, या जब भी वो एग्रेशन में आता है तो वो किसी ऐसी ज़बान की तरफ पलट जाता है जो ज़बान हम जिसको भद्र नहीं कह सकते, हम जिसको शालीन नहीं कह सकते। ये उसकी शब्द संपदा की कमी है। अब आइए, मैं अपने परिवार के, हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनका एक उदाहरण आपको देता हूँ। पंडित राजन साजन मिश्रा, हम लोग अक्सर बैठते रहते हैं, ऋचा यहाँ बैठी हुई हैं। तो साजन भैया एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, पद्म भूषण पंडित राजन साजन मिश्र हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत का गौरव हैं। वो ये कहते हैं कि जब हमारा कभी सा अच्छा लग जाता है तो हम कान पकड़ के महादेव का शुक्रिया अदा करते हैं, और वो इसलिए करते हैं कि आज हमारा सा अच्छा लग गया। तो मुझे लगता है कि शब्द भी बिल्कुल वैसा ही है कि आप जितना रियाज करेंगे वो उतना आपके सामने सेवक की तरह खड़ा रहेगा कि आप मेरा इस्तेमाल कर लीजिए, आप मेरा प्रयोग कर लीजिए, आप मुझे कहीं ना कहीं अपनी कविता में पिरो लीजिए। तो ये सारा का सारा जो क्रम है, ये पढ़ते रहने का है, अपने आप को गढ़ते रहने का है, और अपने आप के ऊपर काम करते रहने का है। बिल्कुल। और क्या कविताएं वक्त के साथ बदलती हैं? जैसे जैसे कवि की अगर मान लीजिए उम्र बढ़ती है तो क्या भावनाओं में, भाषा में भी बदलाव आता है? अभी सुमित भाई यहाँ पर थे, वो बार बार कह रहे थे कि तुमको पसीना बहुत आता है आलोक, क्या बात है? तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, मैं पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं, भारतीय नागरिक हूँ, मेहनत की कमाई खाता हूँ। जी सॉरी। तो मैं आपसे ये पूछ रही थी कि क्या कविता भी वक्त के साथ बदलती है? क्या उम्र के साथ साथ भाषा और भावनाओं में भी बदलाव आता है? बिल्कुल आता है। आप किसी अंकुरित होते हुए पौधे को देखिए, किसी सुंदर सी पत्ती को देखिए, हर क्षण, हर पल, हर दिन वो अपना आकार बदलती है,
वो अपना स्वरूप बदलती है। इसी तरह मानवीय स्वभाव भी होता है। हम जब 5 बरस के होते हैं तो हमारे पास कुछ शब्द होते हैं, हम जब 10 बरस के होते हैं तो हमारे डिक्शन में कुछ और शब्द शामिल होते हैं, हम सब जब और पढ़ते हैं तो कुछ और शब्द शामिल होते हैं। निदा साहब का एक शेर है बड़ा अच्छा कि बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। तो हम जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं अपने आप को गढ़ते जाते हैं। मुझे लगता है कि आपका रियाज, आपका अध्ययन, आपकी पढ़ाई आपको उस तरफ ले जाती है जिस तरफ आप अपने आप को बदलते रहते हैं, परिष्कृत करते रहते हैं। तो बिल्कुल जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपकी भाषा परिवर्तित होगी, आपके पास आपके शब्द और अधिक गहरे होते जाएंगे। बिल्कुल। और कई बार आपने भी देखा होगा, क्या आम क्या खास, कई लोग जब अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए आपकी पंक्तियों का सहारा लेते हैं, आपकी कविताओं का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आपके शब्दों से वो एक तरह का जुड़ाव महसूस करते हैं। वो जुड़ाव देखकर आप कैसा महसूस करते हैं? ये मैंने अभी आप ही के चैनल पे देखा, गौतम अडानी जी शेर कोट कर रहे थे, मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। तो अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात ये है जो हम लोग अक्सर कहते हैं कि कविता जो है वो कवि के जहन में जब तक रहती है वो कवि की रहती है। जैसे ही वो जहन से निकलती है वो जहन से निकलकर जहान की हो जाती है। तो कविता जो है उसका भी स्वरूप यही है कि आपने अगर एक बार उसको रच दिया अपने जहन में तो वो आपकी है, लेकिन जैसे ही आपने उसको कागज़ पे उतारा, जैसे ही आपने उसको अपने जहन से बाहर निकाला, वो जहान की हो जाती है। तो अच्छा लगता है, चाहे वो जगजीत जी हों, बच्चन साहब हों, गौतम अडानी जी हों, या कहीं मेरे शहर विदिशा में, मध्य प्रदेश में मेरे गांव का, मेरे शहर का कोई सरपंच मेरा गीत पढ़ रहा हो या मेरी कोई कविता पढ़ रहा हो कि तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, मेरी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकानों तक। तो क्यों नहीं अच्छा लगता? हमारी कोई कहानी कोई पढ़े, कोई कविता पढ़े। और कोई भी रचनाकार, कोई भी क्रिएटर जो है वो स्वांता सुखाय कहता है कि मैं स्वांता सुखाय लिखता हूँ, तो वो तब तक स्वांता सुखाय है जब तक कि उसने उसको पब्लिश नहीं किया। वो जैसे ही आपके पब्लिक डोमेन में आता है वो सबका हो जाता है, और जब वो सबका हो जाता है तो वो सुख देता है कि किसी के काम आ रहा है। और आलोकनामा एक बहुत ही लोकप्रिय आपका प्रोग्राम रहा है। उससे जुड़ी अगर आप कोई पंक्तियां हमारे आज क्रिएटर्स मंच पर हमारे सभी दर्शकों के लिए अगर नज़र कर सकें। मैं इतने खूबसूरत मंच का थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लेता हूँ, भले लोगों का फ़ायदा सब उठाते हैं। एनडीटीवी भी भला चैनल है तो उसका थोड़ा फ़ायदा मैं भी उठा लेता हूँ। मेरी नई किताब आई है आसान, पेंगुइन ने छापा है इसको आमीन के बाद, और इसका जो प्रीफेस है वो जावेद साहब ने लिखा है, आशुतोष राणा जी ने लिखा है। तो इसकी पहली जो गज़ल है, अगर आप इजाज़त दें तो वो मैं आपके सामने पढ़ दूँ। इजाज़त बड़ी हल्की है, हम लोगों को ऐसी इजाज़त नहीं लगती। इरशाद। ये कबीर को हम सब याद करते हैं, और हमारे यहाँ उर्दू में एक रवायत है, एक परंपरा है जिसे खराज अक़ीदत कहते हैं। और ये ऐसा है कि जब आप एक पंक्ति किसी और अपने क्लासिक की लेते हैं और फिर उसके बाद गज़ल कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुर जाना किए हुए। मिसरा गालिब का है और गुलजार साहब ने गीत कहा है। तो मैंने सोचा कि जब मेरे बुज़ुर्ग ये प्रयोग कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं। तो आसान की जो पहली गज़ल है वो कबीर का एक बड़ा ही मशहूर की पंक्ति है, हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या। अनामिका दीदी यहाँ बैठी हुई हैं, वो सुन रही हैं, तो मैं उनकी नज़र करता हूँ। तो मैं सोचता था कभी कभी कि कबीर अगर मेरे दौर में होते तो क्या कहते। हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या, गुजारी होशियारी से जवानी फिर गुजारी क्या, गुजारी होशियारी से जवानी फिर गुजारी क्या, धुएं की उम्र कितनी है घुमड़ना और खो जाना, धुएं की उम्र कितनी है घुमड़ना और खो जाना, यही सच्चाई है प्यारे हमारी क्या तुम्हारी क्या। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। उतर जाए है छाती में जिगरवा काट डाले हैं,
उतर जाए है छाती में जिगरवा काट डाले है, मुई तन्हाई ऐसी है, छुरी बरछी कटारी क्या। और शेर आखिर है, हम सब लिखने वालों की तरफ से है कि हमन कबीरा की जूती हैं, उन्हीं के कर्जदारी हैं। हमन कबीरा की जूती हैं, उन्हीं के कर्जदारी हैं। चुकाए से जो चुक जाए वो कर्जा क्या, उधारी क्या। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर। और इसी तरह की जो आपकी कला है, जो आपका हुनर है, उसी के सब कायल हैं। अब एक रचनात्मक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने सारे सवाल रचनात्मक ही पूछे हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा है, आप सवाल सुनिए पहले। तो सवाल ये है कि अगर आपको अपनी किसी कविता को कोई रंग, सुगंध या फिर मौसम से जोड़ना हो तो वो क्या होगा और क्यों? नहीं, वो मुझे लगता है कि मनुष्यता का, कविता का कोई रंग होता नहीं है, कोई एक रंग नहीं होता। हम ऐसा नहीं मानते। हम किस भावावेश में हैं, किस जहनी कैफियत में हैं, हम क्या सोचकर क्या रच रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, मैं आपको एक बहुत लेटेस्ट इसका एग्जांपल दूं। मेरी एक गज़ल रिकॉर्ड हुई थी कुछ रोज़ पहले, प्रतिभा ने गाई थी वो, कि क्या कीजिए, उसका टाइटल था कि वो मानता ही नहीं हम सफ़र तो क्या कीजिए, हर एक दुआ है अगर बेअसर तो क्या कीजिए। तो हम लोग ऐसे एक दिन बैठे थे, विमर्श कर रहे थे, मैं और हमारे बड़े भाई आशुतोष राणा जी। तो उन्होंने कहा कि छोटे भाई, आपकी ये जो गज़ल है, ये इसका मूड क्या है। तो मैंने कहा भैया ये इश्क मिजाजी है सीधे सीधे। तो बोले नहीं, ये इश्क मिजाजी के अलावा कुछ और भी है। ये जिस तरह गंगा और जमुना के संगम पर गुप्त सरस्वती भी हैं, उसमें एक रंग और है, और वो इश्क हकीकी है। अब आप उनके परसेप्शन से वो गज़ल सुनिए जो एक सिंगर ने रूमानी गज़ल समझकर गाई है कि वो मानता ही नहीं हम सफ़र तो क्या कीजिए, वो मानता ही नहीं हम सफ़र तो क्या कीजिए, हर एक दुआ है अगर बेअसर तो क्या कीजिए। वाह, क्या बात है। और नज़र की, अब आप सोचिए कि आप अपने आराध्य के समक्ष बैठे हैं, देवादिदेव महादेव के समक्ष बैठे हैं, और आप क्या कह रहे हैं कि वो मानता ही नहीं हम सफ़र तो क्या कीजिए, हर एक दुआ है अगर बेअसर तो क्या कीजिए। नज़र की राह में यूँ तो कई नज़ारे हैं, नज़र की राह में यूँ तो कई नज़ारे हैं, तुम ही पे जाके जो ठहरे नज़र तो क्या कीजिए। हजार बार कहा है कि प्यार है तुमसे। अब देखिए, आपने रंग की बात की, मैं एक शेर महादेव की नज़र कर रहा था, दूसरा आपकी नज़र किए देता हूँ। नज़र की राह में यूँ तो कई नज़ारे हैं, तुम ही पे जाके जो ठहरे नज़र तो क्या कीजिए। हजार बार कहा है कि प्यार है तुमसे, जो तुम पे होता नहीं कुछ असर तो क्या कीजिए। तो कविता का जो रंग है, और ख़ास तौर से जिस सिनफ़े सुखन में मैं काम कर रहा हूँ, जिस आर्ट पर, जिस पोइट्री पर मैं काम कर रहा हूँ, उसमें आपको हर गज़ल में एक अलग रंग नज़र आता है, हर शेर में एक अलग रंग होता है। गज़ल की खुसूसियत ही ये है कि अगर उसमें 10 शेर हैं तो हर शेर का जो थॉट है, उसका विचार है, वो दूसरे शेर से मुख्तलिफ हो सकता है। आलोक जी, मन तो नहीं भरा है, लेकिन समय इतना ही है। लेकिन चलते चलते शिव स्तोत्र के बारे में मैं ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगी। मुझे लगता है हमारी ये बातचीत उसके बिना पूरी नहीं हो पाएगी, तो उसके पीछे की अगर आप हमें कहानी ज़रूर बताएं। शिव तांडव स्तोत्र जो है वो शायद, जैसे कहते हैं कि एक कवि जो होता है उसके पास कुछ सुनाने के लिए जो, तो मेरे छोटे भाई आशुतोष यहाँ बैठे हैं, और ये आशुतोष का कार्य था। और हमारे समय के ख्यात अभिनेता, मेरे बड़े भाई और साहित्यकार आशुतोष राणा जी इसके निमित्त बने। विचार उनका था कि इतनी दिव्य स्तुति है, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले वलंब लांबिकाम भुजंग तुंग मालिकाम। तो उन्होंने एक दिन, हम लोग ऐसे ही विमर्श, जैसे आपके साथ हो रहा है, हम लोग विमर्श कर रहे थे, तो उन्होंने कहा छोटे भाई, मैं चाहता हूँ कि तुम शिव तांडव स्तोत्र का हिंदी भावानुवाद करो। तो मैं कहा भैया किस जोखिम में डाल रहे हैं, इतनी दिव्य स्तुति है, रावण द्वारा विरचित है, इतने विद्वान ने उसको रचा है, इतने बड़े विद्वान ने। बोले नहीं, ये हो जाएगा।
चलिए वो हुआ, और वो जब हुआ तो उसके कुछ पंक्तियाँ आपको सुना देता हूँ। और अच्छी सुंदर बात ये हुई कि वो उसी छंद में, जिस छंद में शिव तांडव स्तोत्र रचा गया है, जटाटवी गलज्ज्वला प्रवाह पावित स्थले, जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विश्वभुजंग का, डमड 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप हैं, कृपालु ऐसे हैं कि चित्त जप रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। अब ये जो शिव तांडव स्तोत्र है ये बहुत बड़ा है, 17-18 इसके श्लोक हैं। विमर्श जो होता है, जो आप थोड़ी देर पहले भी सुन रहे थे, समस्त विषयों के विमर्श जो हैं वो बड़े दिव्य, अगर बहुत सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए लोग विमर्श कर रहे हैं तो चीज़ें कैसे निकलती हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आशु भैया आप ये बताइए कि आपकी दृष्टि में शिव क्या है। तो उन्होंने मुझे समझाया, और जो उन्होंने मुझे समझाया उसको मैंने बस कवित्व में परिवर्तित किया है कि शिव की एक खूबी ये है कि अगर उसको मलिका रख दें तो मलिकेश्वर हो जाएंगे, आलोक अगर उनको आस्था से स्थापित कर दें तो आलोकेश्वर हो जाएंगे, पीपल के नीचे अगर आप रख देंगे तो पीपलेश्वर हो जाएंगे, और राम ने वहाँ लंका विजय के पूर्व रख दिया तो वो रामेश्वर हो गए। विशेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। विशेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा वेश हैं। बहुत सुंदर। जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा वेश हैं। वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल हैं। वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल हैं। विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल हैं। विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल हैं। उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया, उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया। वहीं के हो गए हैं वे जहां सुना शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। आपकी कला में आध्यात्म की शक्ति साफ नजर आती है। मन कर रहा है कि आपको सुनते ही जाए, लेकिन वक्त इतना ही है। प्रियंका यहाँ आकर खड़ी हो गई हैं, मीनाक्षी यहाँ आकर खड़ी हो गई हैं। तो मुझे मालूम है टेलीविजन का प्रोटोकॉल, 20 बरस आप लोगों के साथ काम किया। जिक्र कर रहे हैं तो मीनाक्षी को तो आना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी, आपने हमारे इस मंच की शोभा बढ़ाई, अपना समय हमें देने के लिए, और इतनी प्यारी बातें आपने इस मंच से हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से पूरे एनडीटीवी इंडिया के परिवार की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। जोरदार तालियां हो जाए आलोक श्रीवास्तव जी के लिए।